आज आपके सामने फाइनल अकाउंट का टॉपिक एक बार पिछली बार मैंने आपसे चर्चा किया था और ये बताया था कि फाइनल अकाउंट ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और बताया था इंटरेस्ट डे में क्वेश्चन नंबर 5 जो ये है जिससे जरूरी है इसको मैं आपको बताने वाला था। फाइनल अकाउंट का आज फाइनल अकाउंट का लास्ट टॉपिक है, इसमें इसके बाद फाइनल अकाउंट पर चर्चा नहीं करूंगा। अगला जो टॉपिक हो उस पर चर्चा करूंगा वो होगा ब्रांच अकाउंट। ओके, तो मैं आपको फाइनल अकाउंट में जितने भी आज एडजस्टमेंट होते हैं वो सब बताऊंगा। ठीक, समय थोड़ा लूंगा आपसे। तो आज सबसे पहले आपको ये 5th नंबर सवाल बता रहा हूँ, ये विश्वविद्यालय परीक्षा में भी 2 बार आ चुका है, इस हिसाब से छात्रों को बता रहा हूँ। तो फाइनल अकाउंट में मैंने बताया था कि सबसे पहले ट्रेडिंग, यहाँ देखोगे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006, इसमें जो ईयर लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले आप ट्रेडिंग लगाते हो, क्या लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन रहो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है आपको। क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें दिया है 16,000 रुपये। क्वेश्चन में 16,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो आपको ओपनिंग स्टॉक है। और इसके बाद है सबसे पहले फिर दूसरी चीज, आप क्वेश्चन जब भी लगाओगे परचेस मिलेगा, आप सेकंड ऑप्शन में परचेस ही मिलेगा आपको। परचेस मिलेगा तो सबसे दूसरा चीज देखोगे परचेस। परचेस आपको है इसमें 90,000। ओके, देखिए परचेस रिटर्न आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। आप देखोगे तो या तो परचेस रिटर्न लिखा होगा या रिटर्न इनवर्ड लिखा होगा। ओके, तो सॉरी रिटर्न आउटवर्ड लिखा होगा, सॉरी रिटर्न परचेस रिटर्न लिखा हुआ है 800 रुपया, तो इसको लेस करोगे, लेस परचेस रिटर्न 800 रुपीज, 89,200 रुपये से माइनस हम बात करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में देखोगे वेजेस होगा, कैरेज होगा या फैक्ट्री एक्सपेंस होगा। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, तो कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया। कैरेज इनवर्ड आपका दिया है 1250 रुपए, जैसा इसमें लिखा हुआ उसी तरह आपको लिख देना है आपको। इसके बाद आपको सेल्स लिखना है, क्रेडिट साइड। सेल्स देखिए कितनी है, सेल्स इस क्वेश्चन में दिया है 1,30,000 रुपए, 1,30,000। ओके, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा, सिंपल सरल सा। क्रेडिट में आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपको मिल जाएगा सेल्स। ओके, अब सेल्स रिटर्न कहाँ मिलेगा? इसको रिटर्न इनवर्ट कहते हैं। तो ये मिलेगा आपको डेबिट में, वो 600 लिखा हुआ है। सेल्स रिटर्न कितना लिखा हुआ? 600। ये माइनस कर दोगे तो 1,29,400 रुपीज, 1,29,400 रुपए आपका आएगा। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा। तो वो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 12,000 रुपीज बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपए। ये 1,41,400 रुपीज है। इसको आप माइनस कर लेंगे इधर वाले पट से। ये 1,06,450 रुपया है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 34,950 रुपया। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 34,950 रुपया। ओके, ये क्लोज हो गया 1,41,400 रुपीज। ये क्लोज हो गई। ये आपका क्या हो गया? ये आपका
ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी लिख सकते हो। अब यहाँ आ जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है आपको। क्या लगाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बीडी कितनी होगी? 34,950 रुपीज। अब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे। अभी आपको ट्रेडिंग समझ में आया? सिंपल सा है। ट्रेडिंग अकाउंट लगाने समय सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेस लिखना है, लेस करना है परचेस रिटर्न। वेजेस होगा तो वेजेस लिखोगे, उसमें आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस कर दोगे। कैरेज होगा तो कैरेज लिख दोगे। फ्राइट होगा, फ्राइट लिख दोगे। कैरेज इनवर्ड होगा तो कैरेज इनवर्ड लिख दोगे आप। रेलवे फ्राइट होगा वो भी लिख दोगे आप, होगा तो। फैक्ट्री एक्सपेंस होगा उसको भी लिखना है आपको। फैक्ट्री एक्सपेंस से बहुत सी चीजें आती हैं, गैस आ गया, वाटर आ गया, फ्यूल आ गया, फैक्ट्री लाइटिंग आ गई, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा तो लिखेंगे आप। जैसा मैंने बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखना है आपको। क्रेडिट साइड लगभग दो ही अमाउंट रहती है, तीसरी भी हो सकती है। इसमें मेन चीज है सेल्स रहता है, सेल्स रिटर्न रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में कंसाइनमेंट भी रह सकता है, तो कंसाइनमेंट जब रहेगा तो गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट लिखा रहेगा, तो आपको इसमें गुड्स एंड टर्न बाय गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट भी लिखना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा नीचे, उसको लिख देना आपको। ओके, लेकिन समानता आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट इसमें ट्रेडिंग में नहीं रहती, सिंपल सरल सा रहता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ और ऊपर आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट, अब आपको लिखा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखने बना रहा हूं मैं। जैसे मैंने बताया था ऊपर ही आपको हेड में है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 2008 आपको बताया था मैंने। अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं आपको। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसमें से ट्रेडिंग आपने लगा लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला था बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग 34,950 रुपीस। ओके, अब इसमें लिखा है ट्रेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस, सैलरी वगैरह लिखा है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टू ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 36,600 रुपीस। ओके, फिर लिखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में लिखा है, इंश्योरेंस में लगभग एडजस्टमेंट रहेगा आपको, जहां पे भी आप लगाओगे इंश्योरेंस में लगभग प्रीपेड ही रहता है, तो टू इंश्योरेंस लिखोगे। इंश्योरेंस जो है वो इसमें दिया है 1500 रुपया, लेस करना है प्रीपेड। प्रीपेड लिखा 150, ओके, माइनस कर दिया। प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। फिर लिखा सैलरी। ओके, तो सैलरीज, तो सैलरीज कितनी है? 8,200। इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं, लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपीज, इसलिए इसको हम प्लस कर रहे हैं, 800 रुपीज प्लस हो गया। ये कितने जाएगी? 9,000। ओके, इसके बाद है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट पर आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितने परसेंट है कैपिटल? कैपिटल आपका है इसमें क्वेश्चन में 32,000 रुपए दिया है, यहाँ देखना चाहो 5% ऑन 32,000, ये होगा 1,600 रुपए। ये आपके कैपिटल कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में मिलेगा आपको। ओके, फिर बोलता है भवन बिल्डिंग पर 2%
डिप्रिसिएशन लगानी है, मशीनरी पे 10% है, तो लिखेंगे टू बिल्डिंग में कितने हैं और मशीनरी पर है। आप इसको चाहो तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अलग लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अलग लिख सकते हो, तो मैंने एक साथ लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया है 2%, बिल्डिंग जो दिया है लिखा हुआ है 24,000 रुपए, 2% कितने हुए 480 रुपए। ओके, ये कैसे निकल गया? 24,000 into 2 upon 100 निकल गया। मशीनरी जो दिया है वो 10,000 रुपीज का दिया हुआ है और बोलता कितने परसेंट निकाला? 10%, तो कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपए। ओके, ये मैं 1480 रुपए आपका आ गया, बाहर निकाल के रख दिया हमने। फिर ये बोलता है डेटर पर 5% का प्रोविजन करना है आपको, किसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, बैड डेट्स इसमें कहीं पे भी नहीं दिया है, बैड डेट्स दिया हुआ है, तो लिख देता टू बैड डेट्स 300 रुपीस। ओके, जब 300 बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस है, मैंने इसके पहले आपको एक दिन एडजस्टमेंट पढ़ाया था, तो बताया था कि बैड डेट्स 3 जगह मिलेगा, 2 जगह तो बैड डेट्स मिलेगा, एक तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में या एडजस्टमेंट में लिखा है। इसमें तो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली बैड डेट्स लिखा हुआ है, तो आप बैड डेट्स लिख दीजिए। कितना लिखा? 300। इसको बोलता है प्रोविजन निकालना है 5%, तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है 8 कर दीजिए इसमें, न्यू प्रोविजन। ठीक है, इसमें न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखना है आपको, पूरी जगह स्पेस होगा आपके पास, तो लिखेंगे डेटर कितनी का है? डेटर जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 17,000 रुपए का। ओके, 17,000 का आपको कितने परसेंट निकालना है? 5% निकालना है, तो कितना आएगा? 850 रुपए। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 1150 रुपए है। ओके, 1150 रुपए है, दोनों को 300 रुपए को भी बैड डेट्स पहले से दिया हुआ है, नया प्रोविजन आपका 850 रुपए का हो गया, इसको दोनों को जोड़ दिया तो 1150 रुपए है। अब आपको करना क्या है? ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है। किसको? ओल्ड प्रोविजन जो आपने पहले से बना रखा है उसको आपको माइनस कर देना है। तो लेस करें 400, ये कितनी हुई? 750 रुपए हो गया। ओके, ये नया एक आपका ये एडजस्टमेंट हो गया। आप उधर साइड चलेंगे तो उधर लिखा हुआ है कमीशन और डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस पे, डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन समांतर डिस्काउंट में कोई एडजस्टमेंट लगभग नहीं होता। तो डिस्काउंट आपका दिया है 400 रुपीज। ओके, कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। देखो, कमीशन जो होता है डेबिट में भी रहेगा और क्रेडिट में भी रहेगा, बट जो क्रेडिट में होता है वो रिसीट होता है और जो डेबिट में होता है वो आप पेमेंट करते हो, किसी को दिए होते हो, तो आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो कमीशन जो आपको मिला है वो 750 रुपए का है। ओके, इसका एडजस्टमेंट है, वो कहता है कमीशन मिलने शेष है, मतलब आपको आपने एंड कर लिया बट मिला नहीं, उसको जोड़ देंगे आप। ओके, ऐड करेंगे कमीशन कितना? इसमें लिखा है 200 रुपीज, बाहर लिख दिया 950, इसको आपको जोड़ दीजिए तो जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। मैंने निकाल रखा है नेट प्रॉफिट, वो दिया है 18,520 रुपया। ओके, कैसे निकाला मैंने? इसको जोड़ा माइनस कर दिया, तो जो आया वो उसका डिफरेंस कितना है? 18,520 रुपया। ओके, ये आपका नेट प्रॉफिट। अब आप इसके बाद बैलेंस शीट बना रहे हो, क्या बनाओगे? ये इनकम स्टेटमेंट आपका हो गया। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आपको निकालना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले भी मैंने आपको बताया। अब आप क्या पढ़ोगे? बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, एक तो एसेट्स है, एक तो लायबिलिटीज है। एसेट्स क्या है वो मैं बताता हूँ आपको कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं और लायबिलिटीज कितने प्रकार का। इसका मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूँ। ओके,
ये हो गया आपका लायबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स। ओके, तो अब आपको लायबिलिटी साइड सबसे पहले सॉल्व करना है। लायबिलिटी साइड देख लेते हैं अपन। तो लायबिलिटी दो तरह का मैंने बताया था आपको, एक तो इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटीज क्या है? आपका कैपिटल है, कैपिटल में आपको नेट प्रॉफिट जोड़ना है, ड्राइंग को माइनस करना है। बिल्कुल सर, दिमाग में रखिएगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो जोड़ना है आपको, और ड्राइंग को माइनस करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ना है, कैपिटल जोड़ना है, ड्राइंग को माइनस करना है। ओके, इसमें दो तीनों चीजें हैं, नेट प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, और ड्राइंग भी है। ओके, तो सबसे पहले आपका जो कैपिटल है वो कितने की? 32,000 रुपए की, 36,000 कैपिटल कितने की है? 32,000। ठीक, इसमें आपको पेंट करना है कितना? नेट प्रॉफिट में कैपिटल को प्लस करना है। कैपिटल प्लस कर दो, कितना है? 1600। इसमें फिर से प्लस कर दो आप नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट आप कितना निकाले थे? आपके 18,520 रुपए निकाले थे। इसको प्लस कर दो तीनों को, इसका जोड़ आता है 52,120 रुपए, 52,120 रुपीज आए। सबको तीनों को जोड़ दिया मैंने। जोड़ने से अगर आपसे जोड़ने में 32,000 कितना खा रही था? 50,000 और एक 51,000, 11 कितना है? 52,520 रुपए समझा है। ठीक, इसका नेक्स्ट करना है आपको, ड्राइंग को माइनस कर देना है आपको। ओके, ड्राइंग इसमें दिया था क्वेश्चन में, वो दिया 4,000 रुपया। कितना दिया? 4,000। इसको माइनस कर दीजिए आप। ओके, इसको कहना है कितना? 48,120 रुपीज। ठीक, कितना का? 48,520 रुपया। बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, एडवांस इनकम हो सकता है आपका, ये आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। तो सबसे पहले आपको क्रेडिटर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिटर्स आपके कितने हैं इसमें? 11,600। ओके, कितना? 11,600 रुपया। फिर इसमें बिल्स पेमेंट लिखा हुआ है, बिल्स पेमेंट लिखा हुआ है, कितनी लिखिए? 2,000। ओके, बिल्स पेमेंट कितनी है? 2,000 रुपये मैंने लिख लिया आपको। फिर लिखा है बैंक लोन, बैंक लोन जो लिखा है वो लिखा है 4400 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी से कितनी देनी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है 800 रुपया। ओके, ये आपका जो बैलेंस शीट है उसका लायबिलिटी साइड में कितनी अमाउंट रिजर्व है मैंने फिर से एक बार बताता हूँ। इंटरनल लायबिलिटीज में कैपिटल होगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ना है आपको, ड्राइंग को माइनस करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको क्रेडिटर मिलेगा, बैंक लोन मिलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा, बिल्स पेमेंट मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिलेगा, एडवांस इनकम मिलेगी। इतनी चीजें आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपको मिलेगी। बाकी और कोई चीज इसमें लगभग नहीं है होगा, लेकिन व्यवसाय है तो अलग अलग नेचर, उसके बिजनेस के नेचर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट जो आपकी किताब में इतनी सी है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैश। कैश कितनी दी है? 1,400। स्टॉक होगा, कौन सा स्टॉक? दो स्टॉक मिलेगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। कौन सा स्टॉक लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। ओके, स्टॉक दिया है 12,000 रुपए। ओके, फिर दूसरी चीज मिलेगी आपको बिल्स रिसीवेबल। क्या मिलेगा आपको? बिल्स रिसीवेबल मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है आपको, बैंक लोन मिल सकता है, दोनों चीज मिल सकता है आपको। तो बिल्स रिसीवेबल आपका है 4,500। फिर देखो डेटर मिलेगा आपको। ओके, डेटर आपको मिला है 17,000। लेस कर दो इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी? 850। ये निकाल करके लिख दो 16,150।
इसमें लगभग ये एडजस्टमेंट है इस वाले क्वेश्चन में आपको। इसके बाद है एक्वार्ड कमीशन। जो कमीशन मिलना है सेल्स का शायद 150 रुपीज है। ओके, फिर आपको मशीनरी मिलेगी। मशीनरी आपका था 10,000 रुपीज का, कितने जाएगा 10,000 रुपए का। उसमें हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया होता है, लेस कर दीजिए। ये डिप्रिसिएशन लिखा हुआ 1,000 रुपीज, इसको माइनस करके बाद में 9,000 रुपए। बिल्डिंग आपकी लिखी हुई है, बिल्डिंग आपकी थी 24,000 की, 24,000 रुपीज की। उसमें आपने डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, कितनी है 480 रुपए। ये कितनी होगी 23,520 रुपया। इसको दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका एसेट्स हो गया। ये इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपने तो देखा होगा एसेट्स आपको मिले और लायबिलिटीज मिले, इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने आपको दोनों दिया। इसमें आपने ये भी देखा होगा एसेट्स भी तीन तरह का आपने मिला, लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आप देखोगे कैश है, करंट एसेट्स आप देखोगे स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है, एक्वार्ड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो वो होगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एक है, इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें है 150, ये 150 है। और एक्वार्ड इनकम 200 रुपीज है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एसेट्स है आपका, उसको आपको लिखना है इसमें। ठीक, क्योंकि प्रीपेड एसेट है, एक्वार्ड इनकम है। फिक्स्ड एसेट्स में आपको कौन सी है, मशीनरी है और बिल्डिंग है। दो एसेट्स आपको इसमें दिखा। दो चीजें आपको समझ में है कि फाइनल अकाउंट जो है वो एक बिजनेस का लास्ट ईयर का एक ऐसा फाइनल जानकारी है जिसमें ऐसे वो पूरा व्यवसायी जो बिजनेसमैन है अपने पूरे करंट ईयर में जितना भी उसको प्रॉफिट होता है, जितना भी उसको लॉस होता है, उसकी जानकारी वो स्टेटमेंट के रूप में देता है। वो इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। बैलेंस शीट क्या है, एक ऐसा है ना व्यवसाय का जो दूर से देखने पर जैसे आप किसी का चेहरा देख रहे हो तो आईना में, उसी तरह किसी बिजनेस को देखना है आपको तो बैलेंस शीट आप देख के पहचान सकते हो कि उसकी स्थिति कैसी है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट करने की, वो इंटरनल लायबिलिटीज में कितनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की क्या स्टेटस है, वो जानकारी आपको बैलेंस शीट देता है। ओके, ये कंपलसरी है इनकम टैक्स के जो रिटर्न फाइल करते समय भी ये फाइनल अकाउंट कंपलसरी है। तो आप छात्रों को समान था जो डेटर है उस पर समस्या थी तो मैं बता था कि डेटर आपको मैं बताऊंगा। डेटर पे यहाँ पे आज जो डेटर पढ़ा आपने उसमें आपने देखा होगा एक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको डेटर मिला होगा, एक बैड डेट्स मिलेगा इसी क्वेश्चन में, एक प्रोविजन का बैड डेट्स है जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है। दोनों चीज आपको मिली होगी। अभी आपको मैं एडजस्टमेंट से कुछ उसमें से कुछ एडजस्टमेंट जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसको ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रायल बैलेंस है, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस मैं आपको दिखा दूं। ट्रायल बैलेंस में डेटर की क्या स्थिति रहती है। एक ट्रायल बैलेंस है, माइनर सम है, एक ट्रायल बैलेंस। ओके, एक ट्रायल बैलेंस है, इसमें मुझे डेटर यहां लिखा हुआ है, वो लिखा है 1,05,000 रुपीज। ओके, कितना है 1,05,000 रुपये लिखा है। एज्यूम दैट है, अपने से कुछ भी हो सकता है अमाउंट, और यहाँ पे लिख सकता है वो 4,000 रुपये लिखा है। ओके, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको को समानता ऐसे 12th के फर्स्ट ईयर में रहता है ऐसा। इसमें एडजस्टमेंट लिखा रहेगा। मान लीजिए एक एडजस्टमेंट आपको मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा रहेगा, मान लीजिए ऐसा लिखा है रिटर्न ऑफ
लिखा रहेगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितनी 5,000 रुपीज। बैड डेट्स जो है 5,000 रुपए का डूबत ऋण है। ओके, इसके अलावा बैड डेट्स वहां पे यहाँ पे बैड डेट्स लिखा रहेगा। मान लीजिए यहाँ बैड डेट्स लिख दिया उसने, यहाँ बैड डेट्स लिख दिया, मान लीजिए उसने 2,000। ओके, यहाँ पे भी लिखा रहेगा, नीचे भी लिखा रहेगा फर्दर बैड डेट्स इसको कहते हैं। ठीक है, जो बिजनेस तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ पैसा डूब गया उसको बैड डेट्स कहता है। फिर बोल देगा आपसे दूसरा एडजस्टमेंट बोलेगा doubtful debts to be create made कर देते हैं, to be made 5%। ओके, ये क्वेश्चन एडिशनल जानकारी देगा। डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5%, या हिंदी में आप कहें, हिंदी में ऐसा बोल सकते हो 5% अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है। ठीक है, तो ये आपको ये कैसे करेंगे, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखेंगे इसको, ये मैं आपको बता। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो अमाउंट लिखी है वो वैल्यूएबल है, इसका महत्व है। इसका महत्व कैसे है, मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ 10,000 रुपए लिखा है या ज्यादा लिखा है, तो जो एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, वो जो डेबिट में होना चाहिए वो सीधे चलाएगा क्रेडिट में। अमाउंट के फर्क से अगर यही सवाल मैं पहली बार बता रहा हूँ, इसी सवाल को मैं इसके अमाउंट में 10,000 रुपए मान लीजिए चेंज कर देता हूँ, अमाउंट कितना कर दूंगा 10,000 रुपए, दोनों में क्या अंतर पड़ेगा वो आप देख लीजिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्या इफेक्ट होगा, जो मैंने आपको बताया। कितना लिखा है मैंने बैड डेट्स, मैंने बैड डेट्स आपको दिखाया था 4,000 रुपीज। ओके, कितना लिखा 4,000 रुपीज। ओके, और सॉरी है ना। और जो मैंने फर्दर बैड डेट्स बताया था वो आपको बताया था 5,000 रुपए नीचे लिखा था और एडजस्टमेंट में लिखा था। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ओके, पेड फर्दर बैड डेट्स, थोड़ा जगह कम है इसलिए 5,000 रुपए मैं लिख देता हूँ। ये कितनी हो गई 9,000 रुपये। ओके, अब आपको न्यू प्रोविजन भी है इसमें। कितना न्यू प्रोविजन बोला कि 5% करना है। एक 1,05,000 रुपीज का मैंने डेटा लिखा हुआ है, उसमें से फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दोगे। क्या करोगे, फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दोगे। तो न्यू प्रोविजन कैसे निकालोगे, न्यू प्रोविजन कैसे निकालना है आपको, फॉर बैड डेट्स कैसे निकालोगे। 1,05,000 रुपीज था वो डेटा मैंने दिया था 1,05,000 रुपीज, उसमें 5,000 रुपीज माइनस कर दोगे। अब कितने परसेंट निकालना है आपको, 5%। ओके, ये निकल जाएगा। तो कितना 1,05,000 में से 5,000 जो डूब गया उसको माइनस कर दोगे, उसमें 5% निकालोगे। ये कितना होगा 5,000 रुपये हो गया। ओके, ये 5,000 रुपये हो गया। तो न्यू प्रोविजन कितना हो गया 5,000 रुपया। वो न्यू प्रोविजन कितना हो गया आपका 5,000 रुपये। ये कितने हो गए, ये हो गए 14,000 रुपये। ओके, कितना हो गया 14,000 रुपये। बैड डेट्स कितने का था 4,000 रुपये का, फर्दर बैड डेट्स कितने की थी 5,000 रुपये की। न्यू प्रोविजन कितने का हो गया, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को पूरा लिखते हैं क्योंकि अभी मेरा जगह नहीं है, इसलिए न्यू प्रोविजन पीआरओ लिख दिया हो। ठीक है, तो न्यू प्रोविजन कितनी हो गई 5,000 रुपया और कुल कितनी होगी 14,000 रुपये। लेस कर देंगे अपन इसमें ओल्ड प्रोविजन जो पहले से आपने कर रखी है, वो शायद आपने 4,000 रुपए की थी, तो ओल्ड प्रोविजन कितनी हो गई 4,000 रुपए, तो घटा कितना हो जाएगा 10,000 रुपए हो गया। ओके, कितना हो गया 10,000 रुपए। तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का एंट्री करोगे, खाली 10,000 रुपए का।
यही चीज अगर बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट करेगा देख लीजिए आप। देखिए डेटा ऐसे लिखा रहेगा कि डेटा कितनी की 1,05,000 रुपीज की है। लेस करोगे फर्दर बैड डेट्स कितने की है आपकी 5,000 रुपीज की है। इसको माइनस कर दोगे ये कितनी जाएगी 1,00,000 रुपीज हो जाएगा। लेस करोगे न्यू प्रोविजन ये कितनी की निकाली आपने न्यू प्रोविजन 5,000 रुपीज की। ये माइनस कर दोगे ये कितनी जाएगी 95,000 रुपीज। ओके जो भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होगा वो वही होगा जो आप एडजस्टमेंट में होगा। कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में लिखी गई है मतलब वो एडजस्टमेंट हो चुका है इसके बाद लिखी गई। ओके जो अगला मैं अगर यही चीज में बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि जो ओल्ड प्रोविजन है अगर ज्यादा हो क्या हो ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो न्यू प्रोविजन कम हो तो पूरा जो यहाँ जो कैरेक्टर आप लिखते हो आइटम्स वो सब चला जाएगा कहाँ पे क्रेडिट साइड पर क्योंकि ओल्ड प्रोविजन आपका ज्यादा है प्रॉफिट को गेन कराएगा। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट उसी तरह बनेगा सेम जैसे बना मैंने आपको बना के दिखाया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस शीट में कि आप बैलेंस शीट में इसको उठा करके यहाँ पटक देना ऐसा नहीं करना है। और कुछ एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी नहीं बताया कोई मैं बता देता हूँ। गुड्स ट्रांजिशन अगर लिखा हो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में तो वो ऐसे सब लायबिलिटीज में दोनों तरफ लिखेगा याद रखिएगा गुड्स ऑन ट्रांजिशन लिखा हुआ तो ओके। ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट। देखिए एक समरी की तरह मैं फिर से फाइनल अकाउंट के बारे में फिर से एक बार आज क्योंकि इसको मैं बता दें कि ये वीडियो अंतिम है फाइनल अकाउंट पे क्योंकि फाइनल अकाउंट पे बहुत दिक्कत ये है कि बुक में क्वेश्चन भी बताना और साथ में सवाल को सॉल्व करना थोड़ी समस्याएं हो जाती है। तो मेन चीज आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट का एक समरी में आपको बताता हूँ। फाइनल अकाउंट बिजनेसमैन एंड ऑफ द ईयर बनाता है या तो कैलेंडर वर्ष होगा या तो फाइनेंशियल ईयर होगा। तो दोनों वर्ष के अंदर बनाता है वो इसलिए बनाता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है इसकी जानकारी वो चाहता है रिजल्ट चाहता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसकी सही जानकारी के लिए वो क्या करता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाता है। इनकम स्टेटमेंट में दो पार्ट है एक तो ट्रेडिंग है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है। ट्रेडिंग में मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे और सेल्स लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बताया था कि उसको परचेस करने या उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंस करते हो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। मैंने बताया था आपको उदाहरण में भी कई बार बताया था कि आपको सोसाइटी में कई तरह के लोग मिलेंगे जो माल को बेचते हैं और हम जो क्रेता होता है माल को खरीदता है विक्रेता माल को बेचता है क्रेता खरीदता है। तो दो तरह सोसाइटी में दो तरह के पर्सन मिलेंगे। एक तो सामान को निकाल के देते हैं सीधे सामान अलमारी में से निकाले और निकाल के आपको दे दिए। एक ऐसे होंगे जो सामान को बना के आपको बेचते हैं। तो दो जगह आपने सामान खरीदा होगा एक तो जहाँ पे माल बिजनेसमैन अपने अलमारी से निकाल के दे रहा है तो वो क्या करता है सामान को खरीदता है होलसेलर से और अपने अलमारी में रखते हैं उसको माल को जो खरीद के लाता है वो अपने दुकान में रखता है। तो वो जो भाड़ा देता है वो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। मतलब जो सामान को खरीदने में जितना भी एक्सपेंस करता है या उसको बनाने में जितना एक्सपेंस होता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो माल को बेचने के लिए मतलब माल में को बेचने के लिए जितने प्रकार के व्यय होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वो तीन तरह के होते हैं फिर से बता रहा हूँ आपको। पहला होता है मैनेजमेंट एक्सपेंस दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है माल को बेचने में जितने भी प्रकार के व्यय करते हो जैसे भी विज्ञापन करते हो पैकिंग करते हो आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देते हो आप वो सब चीजें क्या होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा विज्ञापन आता है टीवी में आपने देखा होगा 50 तरह के ऐश्वर्या राय राजेश खन्ना बहुत से लोग साबुन का प्रचार करते हैं ब्लेड का प्रचार करते हैं सब क्या एडवर्टाइजमेंट है माल को बेचने के और उसको बूस्ट करने के लिए वो विज्ञापन करते हैं उसका निर्माण से कोई संबंध नहीं है। तो वो क्या कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माल को बेचने से संबंधित होता है। ओके ये कंक्लूजन है इसका। फिर दूसरा चीज आपको अगर आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने समझ में आया याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीन तरह का होता है दिमाग में रखिएगा। मैनेजमेंट एक्सपेंस
सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो मैनेजमेंट एक्सपेंस में सैलरी हो गया, रेंट एंड टैक्स हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, दुनिया वो स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाती है मैनेजमेंट एक्सपेंस है। पैकिंग एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है। और फाइनेंशियल एक्सपेंस में आता है आप बैंक से लोन लियो, लोन का इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो हो गया, डिस्काउंट हो गया, कोई कमीशन हो गया, ये सब चीजें क्या कहलाती है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है। अब फाइनेंशियल एक्सपेंस जब आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्रेडिट साइड में भी आप ट्रांजैक्शन लेते हो, वो क्या होता है इनकम आपका होता है। बिजनेस में खाली व्यवसाय से ही लाभ नहीं होता, इसके अलावा माल बेचने से भी लाभ होता है। कुछ चीजें आप ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको जैसे किराया मिल गया, डिस्काउंट आपको मिल गया, ठीक है, कमीशन आपको मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया आपको, जैसे कि ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट मिल गया आपको, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाती है आपको क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको। इसमें आप एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो आप फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट को रिकॉल करता हूँ आपको, फिर से एडजस्टमेंट की ओर ले चलता हूँ। इसमें एडजस्टमेंट आपको 10-12 मिलेंगे मुख्य रूप से। पहला मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखेंगे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे, ओके। और दूसरी चीज लिखेंगे, दूसरी आपको चीज मिलेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वो जो सर्विस जो मैंने प्राप्त कर लिया है, जो मैंने सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की होते हैं, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। उसको लायबिलिटीज में लिखेंगे, कहाँ पे लायबिलिटीज में लिखेंगे। और संबंधित है जो भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी के साथ उसको प्लस कर देंगे। मान लीजिए कैरेज आउटवर्ड है तो कैरेज के साथ जोड़ देंगे आप, जहां पे जिसका रिश्ता उससे जुड़ जाएगा उसी से जोड़ देना आपको। फिर प्रीपेड क्या है, हमने सर्विस तो नहीं ली लेकिन पेमेंट हमने पहले दे दी। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, प्रीपेड मोबाइल लिया, पोस्टपेड लिया। प्रीपेड मोबाइल क्या, पहले आप पेमेंट करते हो फिर सर्विस लेते हो, ठीक। पोस्टपेड क्या है, पहले सर्विस लेते हो फिर पेमेंट करते हो। तो दोनों में यही डिफरेंस है, सेम प्रीपेड है, हमने सर्विस तो नहीं ली लेकिन पेमेंट पहले कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस के साथ माइनस होता है, एसेट्स को लिखते हैं। तीसरी चीज है अर्न इनकम। ऐसे इनकम जैसे हमने कमाया तो हमने है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। जैसे इंटरेस्ट है, बैंक ने ब्याज हमको देना था लेकिन हमको दिया नहीं, तो वो हमारे अर्न इनकम को लगा, इसको हम जोड़ देंगे इसमें इनकम के साथ और एसेट्स में लिखेंगे। लायबिलिटीज, एडवांस इनकम आपको मिलेगा। इनकम का वो भाग जो मैंने कमाया नहीं लेकिन पहले कोई व्यक्ति हमको एडवांस में दे दिया, जैसे किसी ने किराया मुझको दे दिया, किसी ने कमीशन मुझको दे दिया। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं एडवांस इनकम। क्या कहते हैं इसको, एडवांस इनकम। ऐसा इनकम जो हमारा लायबिलिटीज है और कंसर्ट जो भी आइटम्स है उसके साथ ये माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में याद रखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में माइनस हो जाएगा। फिर दूसरी तीसरी चीजों में आपको डिप्रिसिएशन निकालने में हरास किताब मालूम है आपको, डिप्रिसिएशन किसी एसेट्स की वैल्यू में जो परमानेंटली साइमल्टेनियसली किसी एसेट्स की वैल्यू में रिड्यूस करता हो वो डिप्रिसिएशन करता है। उसका डेफिनेशन आगे बताऊंगा भी आपको। वो क्या है, एसेट्स के साथ माइनस हो जाएगा तो टू डिप्रिसिएशन करके उसको अलग से लिखेंगे। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन के साथ, जैसे मैंने देखा होगा आपने इसी सवाल में मैंने आपको मशीनरी और बिल्डिंग पर मैंने डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया था, उसको आपको एडजस्ट करना है। ये एडजस्टमेंट हो गया। बैड डेट्स मिलेगा आपको। बैड डेट्स को मैंने कंडीशन पे 4-5 वीडियो, एक वीडियो मैंने इसी पे खाली एडजस्टमेंट पे किया था। अब मैं आपको डेटर को बता देता हूँ। डेटर कैसा होता है, मैं दिमाग में आपको फिट करता हूँ। डेटर जो होता है वो एक तरह में आदमी व्यक्ति 3 तरह का होता है, एक अच्छा, एक बुरा, एक संदिग्ध। तो डेटर में 3 तरह के हैं, गुड, बैड एंड डाउटफुल। तीनों को एडजस्ट करना है आपको, क्योंकि आप जो बिजनेस है वो इंसान के साथ ही की जाती है। इंसान के साथ कंपनी हो, कंपनी के साथ हो, किसी भी साथ हो, वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। तो उनके साथ आप जो बिजनेस करते हो तो ऐसा आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा कि पैसा जिसको हम उधार देते हो देने से इनकार कर देता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी पैसा मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता, डाउटफुल स्थिति है। पहले आप देखोगे, इसको हम कहते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा एक हो हमारे बिजनेस ट्रेडिशन में है कि हमारे पुराने लोग कहते थे कि हम बिजनेस में होने वाले भविष्य में होने वाले जो लॉस है उसकी उनके लिए पहले से हम व्यवस्था करके रखते हैं। तो बिजनेस में ये बैड टैक्स प्रोविजन करने का एक कॉन्सेप्ट है। इसको इनकम टैक्स नहीं मानता, बट आपको बिजनेस इसको अलाउ करती है। तो ये प्रोविजन करने का प्रावधान इसमें है, बैड टैक्स है, इसको आपको पढ़ना है बस। ये इसका जो मेन जो
एडजस्टमेंट है वो बता दिया मैंने आपको। अब मैं जो अगला चैप्टर पढ़ूंगा उसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। मैं अगला चैप्टर आपसे पढ़ूंगा ब्रांच अकाउंट, शाखा खाता कहते हैं। ब्रांच अकाउंट क्या है? बिजनेस का एक ऐसा मॉड्यूल, ऐसा एक तरीका जिसमें एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच है। जैसे आप कभी भी गए हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सी थी, तो आपने ब्रांच सी थी क्यों लिखा? वहां पे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहीं ना कहीं होगा। वो मुख्य कार्यालय जो आदेश देता है उसके अनुसार ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। सेम इसी तरह बिजनेस के इस मॉडल में भी एक ओनर होगा जो अपने कई जगह ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि माल को बेचना है, उसको माल बेचने के कई तरीके हैं। उसमें कंसाइनमेंट भी आता है, ब्रांच भी है, और आप डायरेक्ट सेल आप दुकानों से खरीदते उस तरह भी है। कई तरह का है, कई तरह का मॉड्यूल है, उसमें से ये ब्रांच अकाउंट है। इसमें क्या है? हेड ऑफिस के निर्देश पर जो छोटा सा व्यवसाय है, व्यवसायी जो कर्मचारी है वो माल को बेचता है। ओके, इस पर आपको अकाउंट बनाना है। कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा। हेड ऑफिस ये बनाएगा कि हमारा जो ब्रांच सीधी है, ब्रांच रीवा है, ब्रांच सतना है, इनमें हमको जो माल हमने भेजा है, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस ब्रांच में हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।